हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय बजट 2025-26। इसको यूनियन बजट भी बोलते हैं, संघ सरकार का बजट भी बोलते हैं और केंद्र सरकार का बजट भी बोलते हैं। ठीक है। ये बजट जो आता है आपका किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हो, यूपी पीसीएस की दे रहे हो, या यूपी की यूपी ट्रिपल एससी की, जितनी भी छोटे एग्जाम हैं सबके लिए बहुत जरूरी है। कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस मिनिमम यहाँ से पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए। हमने कोशिश की है कि कोई भी तथ्य यहाँ छूटे ना। बजट में जिस जिस चीज की बात की गई हमने सारी चीजें आपको यहाँ लाके दे दी हैं। हम पहले वही देख लेते हैं कि आज किस किस चीज पर बात होगी। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां यहाँ पर यूज होंगी, जैसे राजकोषीय घाटा होगा, कितना है क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये घाटा क्या है। फिर राजस्व घाटा क्या होता है, प्रभावी राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, इन सब पे बात करेंगे और अच्छे से समझाएंगे आपको। ठीक है। फिर बजट के सभी प्रमुख आंकड़े आ जाएंगे, पूंजीगत प्राप्तियां, ये वो सारे आंकड़े इतने तरीके से आप लोगों को दे दिए गए कि आप लोग कंपैरिजन भी कर पाओगे, लिख भी पाओगे, प्लस आपको याद भी हो जाएंगे जब एक साथ दिए रहेंगे। फिर कुछ मैप के माध्यम से आपको चीज़ें बताएंगे, तो आपकी एक समझ विकसित होगी। ठीक है। पिछले साल में कंपैरिजन हो जाएगा मैप से, तो और अच्छे से आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। फिर बजट में रुपया, ये जो 25-26 वाला है, कितना परसेंट किस मद से रुपए आ रहे हैं वो देखेंगे। फिर रुपए कहाँ जा रहे हैं, फिर और ज़्यादा किस किस विभाग में खर्च हो रहे हैं कितने। फिर एक ग्राफ आप लोगों को दे देंगे, उससे भी आपकी एक समझ डेवलप होगी। और फाइनली आपकी आज की क्लास समाप्त होगी। तो हम लोग शुरुआत से आते हैं, देखते हैं बजट। हाँ, ये बजट तथ्यात्मक बजट है, मैक्सिमम चीज़ें तथ्य वाली हैं। केवल कुछ कॉन्सेप्ट वाली शुरुआती चीज़ें जो आपको समझा देंगे। जो मंडी सचिव बैच के स्टूडेंट हैं उनके सिलेबस में एक टॉपिक अलग से बजट है, तो आप लोगों को थोड़ा सा और डीपली जाना पड़ेगा, इसलिए इनके लिए कॉन्सेप्चुअल क्लास एक और आएगी अलग से, जिसमें सारी चीज़ों पे बात होगी। बजट की बहुत सारी अवधारणाएं होती हैं, उन पे बात होगी। प्लस पूंजीगत जो अगर व्यय हो रहा है तो उनमें कौन कौन सी मदें आएंगी। मीन्स अगर आप संपत्ति पे खर्च कर रहे हो, लोन ले रहे हो, तो वो क्या पूंजीगत होगा, राजस्व होगा, ब्याज अदायगी कर रहे हो तो क्या होगा। तो एक एक मद पर बात करेंगे, क्योंकि उनके यहाँ थोड़ा डीपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मंडी सचिव वालों की जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो भी आपकी बजट पर होगी, लेकिन कॉन्सेप्चुअल होगी। प्लस उस क्लास में आपका जो इकोनॉमिक समरी का डेटा है ना, वो भी हम दे देंगे, तो आपकी वो क्लास पूर्ण हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा को अंग्रेजी में बोलते हैं फिस्कल डिफिसिट। ठीक है। राजकोष की बात हो रही, मतलब जो सरकार का पूरा कोष होता है उसकी बात हो रही। तो इस घाटे में सारे घाटे आ जाते हैं, चाहे वो राजस्व घाटा हो, चाहे प्राथमिक घाटा हो, राजकोषीय घाटे के अंदर सारे घाटे आ जाते हैं। पहली चीज याद रखो। ये होता क्या है, देखो जब सरकार का बजट आता है ना, बजट में जितनी प्राप्तियां हों उतना ही इक्वल टू होता है क्या, एक्सपेंडिचर, मतलब व्यय। ठीक, जितना प्राप्त सरकार करेगी उतना ही खर्च बजट में दिखाएंगे ये। अब प्राप्तियां में क्या क्या आ जाता है, सरकार की कमाई, हर एक चीज से कमाई, चाहे वो टैक्स हो, चाहे उसके जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं वहां से कमाई हो, या जो भी चीज हो। प्लस आ जाता है लोन, जो सरकार लोन लेती है मार्केट से। और इक्वल टू व्यय में, तो व्यय जितना है करना ही है। तो ये जो लोन होता है ना, यही होता है आपका फिस्कल डिफिसिट। कि सरकार की जो अन्य प्राप्तियां हैं वो तो अलग हैं, जो लोन होता है ना, जिसको बोलते हैं ऋण पूंजीगत प्राप्तियां, उसे बोलते हैं क्या, राजकोषीय घाटा। बस इतना कॉमन शब्दों में समझ लो कि जितना सरकार को अपने व्यय के लिए अलग से लोन या ऋण लेना पड़ता है वो होता है राजकोषीय घाटा। अगर इसको थोड़ा थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़ लो, तो कुल व्यय तथा कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर। वैसे कुल व्यय और कुल प्राप्तियां तो बराबर होती हैं, लेकिन इसमें अंतर कब होगा, जब हम कुल प्राप्तियों में क्या, ऋण पूंजीगत प्राप्तियों को नहीं जोड़ेंगे। तो कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति, और उसमें कुल प्राप्ति में जो ऋण पूंजीगत प्राप्तियां उन्हें नहीं जोड़ेंगे। इसका मतलब अंतर क्या है, केवल ऋण का। इसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। दूसरे शब्दों में बोलें तो राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधारी आवश्यकता को दर्शाता है। जितना भी उसको उधार लेने की आवश्यकता होती है उसे ये दर्शाता है। ठीक है। अगले उस पे आ जाते हैं राजस्व घाटा। राजस्व घाटा क्या है,
ठीक है। राजस्व समझो, कहीं पे भी राजस्व हो, रेवेन्यू हो, ठीक है, तो ये घाटा होता है या राजस्व व्यय होता है जब सरकार अपने रोजमर्रा के काम हेतु जो खर्च करती है। इसको आप कम बढ़ नहीं कर सकते, ये चाहिए, जैसे सैलरी हो गई, पेंशन हो गई, सब्सिडी हो गई, जो सरकार देती है, और चीजें है ना, एनएफएसए चलाने के लिए, राशन चलाने के लिए, और जो भी खर्च होता है, ये राजस्व होता है। दूसरा होता है पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय क्या होता है? पूंजीगत में सरकार खर्च करती है पूंजीगत परिसंपत्तियों पर। पूंजीगत परिसंपत्तियां वो होती हैं जो कोई ना कोई चीजों का उत्पादन करती हैं आगे चल के। सपोज करो सरकार खर्च कर रही रोड पर, हाईवेज पर, इलेक्ट्रिसिटी, शिक्षा। शिक्षा के लिए क्या, ऐसे नहीं, अगर शिक्षा के लिए सैलरी पेंशन दे रही है तो वो आपका राजस्व व्यय आ जाएगा। शिक्षा के लिए स्कूल बना रही, आईआईटी बना रही, तो ये आपकी पूंजीगत हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए अस्पताल बना रही, जो भी चीज ऐसी बना रही, या फिर किसी इंडस्ट्री में निवेश कर रही सरकार, है ना, या किसी उसमें स्टेक ले रही, ऑलरेडी इंडस्ट्री, उसमें सरकार ने अपना कुछ ना कुछ स्टेक ले लिया, तो ये सारा क्या आ जाएगा, पूंजीगत व्यय। तो जो पूंजीगत होता है उसके अलावा बाकी का बचा हुआ राजस्व होता है, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो राजस्व घाटा किसे बोलते हैं? जो राजस्व प्राप्तियां होंगी उनमें से हम क्या कर देंगे, या राजस्व व्यय में से, राजस्व के लिए जो हम व्यय कर रहे हैं उसमें से प्राप्तियों को घटा देंगे। कौन सी प्राप्तियां? राजस्व प्राप्तियां। तो राजस्व व्यय माइनस के राजस्व प्राप्तियां, इनको घटाएंगे तो जो भी बचेगा, इनका अंतर होगा, उसे बोलेंगे राजस्व घाटा, रेवेन्यू डिफिसिट। अगला है प्रभावी राजस्व घाटा। सरकार एक काम करती है, आप लोगों ने देखा होगा, जिसने भी वित्त आयोग पढ़ा होगा, कि सरकार राज्यों को अनुदान भी देती है, ठीक। ये अनुदान, बहुत सारा अनुदान सरकार देती है जिसका उपयोग किया जाता है पूंजीगत चीजों पर। अब सपोज करो राज्य को, किसी राज्य को हाईवे बनाना है, स्टेट हाईवे, सरकार ने उसको अनुदान दे दिया, उसने हाईवे बना लिया। तो अगर ये केंद्र ने दे दिया, केंद्र जो भी अनुदान देगी तो वो उसका कहलाएगा राजस्व, ठीक है, राजस्व व्यय कहलाएगा। लेकिन राज्य ने इसका यूज किस पर किया? पूंजीगत संपत्ति पर। और राज्य के पास अगर पूंजीगत परिसंपत्ति बन रही है तो वो एक प्रकार से देश की ही तो बन रही है। तो सरकार ने एक नया टर्म निकाला, प्रभावी राजस्व घाटा। इसमें क्या करेंगे, राजस्व घाटा जो टोटल होता है उसमें से वो चीज घटा देंगे जो पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु केंद्र ने सहायता अनुदान दिया है, किसको? राज्यों को। क्योंकि केंद्र का यह मानना है कि हमने तो सहायता अनुदान दिया है लेकिन इसका यूज हुआ है पूंजीगत चीजों को बनाने में, ठीक है। तो प्रभावी राजस्व घाटा में यही होता है, राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत संपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान। अगला है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा क्या है? टोटल जो फिजिकल डिफिसिट है, राजकोषीय घाटा, इसमें एक बड़ा भाग होता है आपका ब्याज अदायगियों का। अगर इस साल के बजट का देखोगे तो 20% जो बजट का कुल हिस्सा है, यानी कि 12 लाख करोड़ के आसपास, ये जाएगा ब्याज की किस्त के रूप में। सरकार ने जो दुनिया भर से, देश के मार्केट से, बाहर विदेश के मार्केट से, विदेशी गवर्नमेंट से, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से जो भी लोन ले रखा है, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, तो एक तो इसकी मूलधन की किस्त होती है, मूलधन प्लस ब्याज, इसकी एक किस्त होती है पूरे साल भर की। तो उस पर जो खर्च करना है वो कम से कम 20% इस पे जाता है। अगर इसको घटा दो, किसमें? रेवेन्यू डिफिसिट में। अगर देखोगे 15 पॉइंट कुछ लाख करोड़ का है आपका राजकोषीय घाटा, इसमें से 12 लाख करोड़ घटा दोगे आप, क्योंकि ये क्या है, आपका ब्याज अदायगियों पे जा रहा है, तो इससे क्या निकलता है? प्राथमिक घाटा। अगला है प्रभावी पूंजीगत व्यय। जैसे मैंने बताया था कि पूंजीगत घाटे में तो हम चीजों को कम कर देते हैं, प्रभावी पूंजीगत घाटे में, ठीक है, नहीं, प्रभावी राजस्व घाटे में हम किसको कम कर देते हैं? सरकार जो अनुदान देती है या राज्यों को, उसका उपयोग अगर पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन में होता है तो उसको हम कम कर देते हैं। यहां पर प्रभावी पूंजीगत व्यय है, तो जो केंद्र सरकार है, एक तो वो अपना व्यय कर रही है पूंजीगत परिसंपत्तियों पे, वो तो ज्यों का त्यों ले लेंगे, सपोज करो वो 11 लाख करोड़ है, ठीक है। इसके बाद केंद्र सरकार ने राज्यों को अनुदान दिया है और राज्य उस पैसे को खर्च कर रहे हैं। अनुदान वो चीज होती है जो वापस नहीं मिलता है, एक प्रकार का दान है।
ठीक है। तो ये अनुदान वापस तो मिलना नहीं है, तो सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए ये हो गया राजस्व व्यय। लेकिन इसका खर्च राज्य किस पे कर रहे हैं? पूंजीगत संपत्तियों को बनाने में। तो इसलिए केंद्र इसको किस में जोड़ लेता है? प्रभावी पूंजीगत व्यय में। ठीक है। तो इसमें क्या आ जाता है? पूंजीगत व्यय जो केंद्र का है, प्लस पूंजीगत संपत्तियों के सृजन हेतु दिया गया सहायता अनुदान। ये 5 टर्म है आपके यूज होंगे, तो अभी यहां से आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। आगे चलते हैं। 2025-26 बजट के प्रमुख आंकड़े देख लेते हैं। पिछले वर्ष का बजट, क्योंकि जो भी बजट होता है वो आपका एक वित्तीय वर्ष के लिए होता है। बजट के बारे में समझ लो। आर्टिकल 112, इसमें शब्द का प्रयोग है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण, इसी को हम बजट बोलते हैं। सरकार इसमें पूरा आय और व्यय का लेखा जोखा वर्ष भर का प्रकट करती है। 1 अप्रैल से 31 मार्च का हमारा क्या होता है? वित्तीय वर्ष। तो इसी वर्ष में खर्च होगा। अभी से बजट ये पास होने में इसको समय लग जाएगा, ध्यान रखो। बजट अभी पेश किया गया, इस पर चर्चा होगी, अनुदान की मांगों पर, एक एक मांग पर वोटिंग होती है, फिर आगे चल के इनको विनियोग विधेयक पेश करना होता है, फिर वित्त विधेयक पेश करना होता है, तब जाके आप पैसा निकाल सकते हो। ये विनियोग विधेयक होता है, एक प्रकार का धन विधेयक होता है। और ये हमारा संविधान बोलता है कि बिना किसी धन विधेयक के आप देश की संचित निधि, जिसमें सारा पैसा होता है, सारे टैक्स जमा होते हैं, सारी कमाई, इससे एक पैसा नहीं निकाल सकते हो, कोई भी सरकार हो। तो विनियोग विधेयक आता है। फिर सरकार ने कुछ टैक्स में कम बढ़ किया होता है हर चीज में, तो इसको अमली जामा पहनाने के लिए क्या होता है? वित्त विधेयक पेश होता है। जब ये दोनों विधेयक पेश हो जाते हैं तब माना जाता है कि आपका बजट पास हो गया। जब ये बजट पास हो जाता है तो पैसा निकलना आपका कब? 1 अप्रैल से शुरू होगा। तो इसीलिए बजट हमेशा 2 साल बजट में लिखे होते हैं, 2025-26 या 2024-25। तो जो 2024-25 का कुल बजट था, ये कितना था? 47,16,487 करोड़। बजट में भी 2 आंकड़े होते हैं, एक होता है एक्सपेक्टेड बजट, तो हम साल के पहले शुरुआत में हमने पेश कर दिया, हमारा ये अनुमानित है। ठीक है। अगले साल जब ये बजट पेश होगा 2026-27 का, तो उसमें हम पिछला वाला जो होता है ना, उसका रियल डेटा देते हैं, जो बिल्कुल रियल वास्तविक रहा हो। तो अभी तो ये अनुमानित है, जब इसका रियल डेटा आता है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये वाला रियल डेटा है। कुल व्यय कितना था? 47,16,487 करोड़ रुपए। जो इस बार का बजट है 2025-26, इसमें कुल व्यय कितना है? 50,65,345 करोड़ रुपए ये व्यय होने का अनुमान। इस व्यय में टोटल 50,65,345 करोड़ में से पूंजीगत व्यय कितना है? 11,21,090 रुपए। इंपॉर्टेंट है, पूंजीगत व्यय वो होता है जिसमें सरकार उन परिसंपत्तियों पर व्यय करती है जिनसे कोई ना कोई उत्पादन होता है। ठीक है। तो चाहे वो रोड हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो किसी कंपनी, नई कंपनी डालना हो, चाहे स्कूल बनवाना हो, बड़े बड़े आईआईटी, जैसे इस बार बोला है कि 5 आईआईटी का विस्तार करेगी सरकार। आईआईटी पटना का नाम स्पेसिफिकली लिया है। यही होता है देश में राजनीति, वोट बैंक की बड़ी चलती है। बिहार में चुनाव है तो बिहार को हाईलाइट कर रहे थे आज के बजट में। ठीक है। जो ये साड़ी पहन के आई थी निर्मला सीतारमण, वो कोई बिहार की हैं, पद्मश्री उनको मिला है, उनकी बनाई हुई थी, और जिसमें मधुबनी पेंटिंग भी थी साड़ी। ठीक है। इसके बाद मखाना बोर्ड इन्होंने बना दिया। मखाना कहाँ होता है? बिहार में ही होता है, मधुबनी, दरभंगा, और इसको सुपर फूड बोला जा रहा है। इसके बाद वहां पर फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट खोलने की बात की है, वो भी बिहार में। तो ये काम आप पहले भी तो कर सकते हो ना, ऐसा नहीं है आप बिहार में कर रहे हो, कहीं पे भी कर रहे हो। ये क्यों आप चुनाव का इंतजार कर रहे होते हो? अगर आपको लगता है यहाँ जरूरत है किसी भी जगह, तो वहां आप कर सकते हो। आप हाईलाइट कर रहे हो, यहां से आप वोट बैंक की राजनीति करते हो, है ना। तो चलिए आ जाते हैं फिर से। तथा प्रभावी पूंजीगत व्यय, जो मैंने बोला कि प्रभावी पूंजीगत व्यय हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें वो चीजें भी जोड़ लेंगे जो राज्यों को अनुदान तो दिया, एक प्रकार से राज्यों को फ्री में पैसा दे दिया, राज्यों को ये वापस भी नहीं करना है, और इसके बाद राज्यों ने इस पैसे को खर्च किया है पूंजीगत परिसंपत्तियों पर। 2025-26 में राज्यों को अंतरित कुल संसाधन कितने? टोटल इसमें सब कुछ जुड़ गया। अगर राज्यों का टैक्स में हिस्सा बोलो वो तो 14 लाख करोड़ ही है।
इसके बाद क्या क्या हो गया, टैक्स में हिस्सा हो गया, राज्यों को जो अनुदान है वो भी यहाँ पर शामिल होते हैं, और भी जो जितनी भी केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उसमें राज्यों का हिस्सा होता है। जैसे केंद्र प्रायोजित योजना है तो केंद्र कितना देगा, किसी में 60% देता है और राज्य कितना 40, तो ये 60% राज्यों को जा रहा है, तो इसमें ये भी जोड़ दिया। तो हर एक स्कीम से प्लस आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड होता है, ठीक है, इससे भी केंद्र राज्यों को पैसा देता है। तो हर वो तरीका जिससे केंद्र राज्यों को पैसा देगा, टोटल पैसा राज्यों के पास पहुंचेगा कितना, इसका आधा, जितना बजट है ना 50 लाख करोड़ का, 25,01,284 करोड़ रुपए ये जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखो ये बड़ा, इतने तरीके से हमने एक जगह सारी चीजें लगा दी ना, क्या होता है, मैंने बहुत सारी बुक पहले पढ़ी हैं, देखा है, हर बार ये आशा रहती है कि बजट का सारा डेटा एक जगह बड़े अच्छे से मिल जाए, हम तुरंत सारा डेटा एक दूसरे से कंपेयर करके फीड कर पाएं। ऐसा होता नहीं है। या तो कुछ लोग सीधा का सीधा छांट के आपको दे देते हैं, इतना सारा कंटेंट दे देंगे, आपको खुद ही छांटना पड़ेगा, और जिन्हें नहीं पता उन्हें दिक्कत हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए आज थोड़ा सा इसमें काफ़ी ज़्यादा समय गया है। लोग इंतजार करते हैं, हमने भी सोचा था थोड़ा इंतजार करेंगे एक दो दिन, कोई यूपीएससी की अच्छी सी कोई कोचिंग होगी, वो डेटा निकाल के देगी, उसमें से 2-3 कोचिंग का आपको समराइज करके दे देंगे। बट इस बार जो आपका वित्त मंत्रालय है उसके आंकड़े निकालने पड़े, सारे आंकड़ों से जो फिल्टर करके आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो ला के दी। शायद अभी किसी कोचिंग ने दिया भी ना हो, बजट पर क्लास भी ना आई हो, न्यूज वाले ही केवल बता रहे हो, वो भी क्या चिल्ला रहे होंगे कि 12 लाख तक का टैक्स फ्री कर दिया, ये कर दिया, ये बोर्ड बना दिया, है ना। न्यूज को भी मैं देख रहा था, वो लोग भी वही चीज़ हाईलाइट कर रहे थे जो केंद्र सरकार चाहती है, वो मेन चीज़ों पे बात ही नहीं करते। लेकिन आपकी ज़रूरी न्यूज वाली चीज़ें नहीं है, आपकी ज़रूरी वो चीज़ें जो एग्जाम में आती हैं। पहला, राजस्व प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं, केंद्र सरकार जो कर से, गैर कर राजस्व, इन सब से जो प्राप्त करता है वो होती है राजस्व प्राप्ति, ठीक है। इनमें क्या क्या आ गया आपका, कितना है टोटल, 2024-25 में था ये 30,87,960 करोड़, और 2025-26 में ये बढ़ के कितना हो गया, 34,20,409 करोड़ राजस्व प्राप्तियां, जिसमें कर राजस्व जो है 2024-25 में कितने प्राप्त हुए थे, 25,56,960 करोड़। अब कितने की संभावना है, एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है, आगे चल के मिलेगा 28,37,407 करोड़। पूंजी प्राप्तियां देख लेते हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में आपके लोन भी आ जाते हैं, सरकार जो लोन लेती है, ध्यान रखना, पूंजीगत प्राप्ति में या तो लोन या संपत्ति, संपत्ति बेच के सरकार जो कमाएगी वो पूंजीगत प्राप्ति में आएगा, अपनी खुद की संपत्ति बेचेगी अगर, ठीक है, या फिर लोन लेगी, दो चीजों में आ जाता है पूंजीगत, सेम व्यय में आ जाता है, या तो सरकार की संपत्ति कम बढ़ होगी या वो लोन कम बढ़ होगा, ठीक है। तो इसमें देखो कितना है, 16,28,527 करोड़ पिछले वर्ष था ये, अब कितना है, 16,44,936 करोड़ इस वर्ष का है, ठीक है। ये हो गया पूंजीगत प्राप्तियां। फिर इसी पूंजीगत प्राप्तियों के अंदर उधार और अन्य देवताएं, इसी का भाग है, कितना है देखो, पहले था 15,69,527 करोड़, यानी कि 16,28,000 में 15,69,000, क्या इसको ओवरऑल मान लो 70, 15,70,000 करोड़ तो आपका सिर्फ उधार से जो आपने लिया था वो आ गया था, ठीक है। यानी कि ओवरऑल आपके पास 58,000 करोड़ रुपए आपने अन्य स्रोतों से आपको मिले थे, बाकी आपने उधारी उठाई थी पूंजीगत प्राप्तियों में। यहाँ पे क्या है, 16,44,936 करोड़ टोटल मिल रहे हैं, जिसमें से लोन आप कितने का ले रहे हो, 15,68,936 करोड़, पिछले वर्ष से कम है थोड़ा, पहली चीज तो बहुत अच्छी बात है, हर साल बढ़ता है वैसे नॉर्मली, लेकिन क्या है, कोरोना कोविड काल से क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा ये हमारी चीज़ें बढ़ गई थी, ठीक है। अब धीमे धीमे सरकार इसको कम कर रही, अभी भी लेवल पर नहीं आया, अभी मैं बताऊंगा जो आपका FRBMA एक्ट है 2003 का, उसमें क्या क्या लिमिट तय की गई, ठीक है। तो ये कितना है, 15,68,936 करोड़, 1644 में से, ये भी ऑन एवरेज अगर देखो आपका, तो ये 44 ये हो गया और आपका 32 ये हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे है 76,000 करोड़ केवल अदर स्रोतों से आ रहे हैं,
संपत्ति बेच के विनिवेश करके ये वो, बाकी आप लोन ले लो। कुल प्राप्तियां जिसमें पूंजीगत प्लस रेवेन्यू प्राप्तियां दोनों जुड़ जाएंगी तो ये पिछले बार का जो बजट था पूरा टोटल वही आ जाएगा 47,16,487 करोड़। और इस बार का टोटल बजट कितना है? 50,65,345 करोड़। ये प्राप्तियां हैं और इन्हीं का कुल व्यय भी इतना ही है, तो दोनों को एक ही कॉलम में लिख दिया है। राजस्व खाते पर कितना व्यय करेगी सरकार? तो पिछली साल किया था 36,98,058 करोड़। इस साल करेगी 39,44,255 करोड़। ब्याज भुगतान, ये राजस्व खाते का ही भाग है ब्याज भुगतान, ठीक है। इस पर सरकार ने पिछले साल खर्च किया था 11,37,940 करोड़। इस साल खर्च करेगी 12,76,338 करोड़। और ये है टोटल आपका 20% बजट का 20% तो हमारा जाता है ब्याज भुगतान में। पिछले साल तो ये बहुत ज़्यादा था, और ज़्यादा था, 20% से भी ज़्यादा था। पूंजी खाते पर व्यय, ठीक है। पूंजी खाते पर व्यय वो व्यय होता है जो सरकार पर संपत्तियों के सृजन में व्यय करती है। पिछली साल ये कितना था? 10,18,429 करोड़। इस साल कितना है? 11,21,090 करोड़, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रभावी पूंजी व्यय, प्रभावी पूंजी व्यय में मैंने बताया था ये बढ़ जाता है क्योंकि इसमें अनुदान को भी जोड़ लेते हैं। वो अनुदान जो राज्यों को दिया तो है, लेकिन राज्यों ने उसका उपयोग किस पर किया? पूंजीगत परिसंपत्तियों को बनाने में। तो ये था 13,18,320 करोड़ और अब ये हो गया कितना? 15,48,282 करोड़। सारा डेटा जितना इंपॉर्टेंट है सारा आ गया आपका। अब यहाँ पर परसेंटेज ऑफ जीडीपी में पूछा जाता है तो देखो यहाँ पे कंपैरिजन करके भी बता दिया। यहाँ पे मैं FRBMA एक्ट की जो लिमिट्स हैं वो भी बताऊंगा आप लोगों को। तो राजस्व घाटा जो है आपका, FRBMA एक्ट ने बहुत पहले बोल दिया था कि जो राजस्व घाटा होना चाहिए वो 0 होना चाहिए देश का, नहीं तो देश संकट में आ जाएगा। सरकार ने इसके लिए कई बार डेडलाइन तय की कि हमें 0 लेके आना है राजस्व घाटा, और जो राजकोषीय घाटा है यानी कि फिस्कल डिफिसिट वो 3% से नीचे लाना है। 3% ऑफ जीडीपी से नीचे होना चाहिए, ठीक है। लेकिन सरकार उसको भी काबू में नहीं कर पा रही है। तो राजस्व घाटा कितना था पिछली बार? 1.9% और इस बार कितना है? 1.5%। बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने इसको कम किया। ये कितना था? 61,098 करोड़ पिछले साल था और अब कितना हो गया? 52,000 नहीं, 61,000 नहीं है, 6,10,098 करोड़, ठीक है। 6,00,000, हाँ ये 6,10,098 करोड़ है। और ये कितना है? 5,23,846 करोड़, 1.5। अब प्रभावी राजस्व घाटा देख लेते हैं। प्रभावी राजस्व घाटा में क्या होता है? फिर से बताया मैंने कि राजस्व घाटा माइनस के वो अनुदान जो राज्यों को पूंजीगत परिसंपत्तियों हेतु दिया गया है। तो कितना हो जाएगा? पहले कितना था? 3,10,207 करोड़, 1% ऑफ जीडीपी था। अब ये कितना आ गया है? 96,654 करोड़, 0.3% ऑफ जीडीपी। आगे देख लेते हैं आखिरी दो। राजकोषीय घाटा मैंने बता दिया, इसकी लिमिट FRBMA एक्ट ने तय की थी 3% से कम होना चाहिए, ठीक है। कोविड काल में एक टाइम पे 9% के ऊपर चला गया था, शायद 9.2%। अभी इसी क्लास में आपको बताएंगे, शायद वो डेटा है, ठीक है। तो राजकोषीय घाटा ये कितना था? 15,69,527 करोड़ पिछले वर्ष था और इस वर्ष कितना है? 15,68,936 करोड़। पिछले वर्ष जीडीपी का 4.8% था और इस वर्ष है 4.4%। फिर प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा जो मैंने बताया कि इसमें से जो ब्याज अदायगियां होती हैं, ब्याज के लिए जो किस्त जाती है उसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये कितना बचता है फिर आपका? 4,31,587 करोड़। जैसा मैंने बताया 12 लाख के समथिंग तो ब्याज की किस्त जानी है आपकी। टोटल 16 लाख, ये 15 लाख ये है ही, 15,68,000 टोटल है आपका। इसमें से जब आप ब्याज की किस्त घटा दोगे तो ये कितना बचेगा प्राथमिक घाटा? 4,31,587 करोड़। पिछले वर्ष था ये, इस वर्ष और कम बचना है, ठीक है। तो इस वर्ष कितना है? 2,92,598 करोड़, 0.8% ऑफ जीडीपी है प्राथमिक घाटा। पिछले वर्ष था 1.3%।
अब आते हैं घाटे की प्रवृत्तियां। कब घाटा कितना हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आजकल क्वेश्चन ही ऐसे पूछ रहे हैं, जैसे यूपीपीसीएस के क्वेश्चंस क्या आए थे कि पिछले कुछ वर्षों में बेरोजगारी दर लगातार या तो बढ़ी है या घटी है। तो ऐसे ही जीडीपी की या जो आपका राजकोषीय घाटा है, राजस्व घाटा है, इसमें सबका दे दिया आपका। देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता दे रहा हूँ, ये 2025-26 की बात हो रही है। 2025-26 ये बात हो रही है आपकी 2024-25, ये हो रही 2023-24, इसी तरीके से लगा लो, ठीक है। अब ये जो ये वाला पहला वाला मैप है, ये है आपका एफडी का, फिस्कल डिफिसिट का, ठीक है, राजकोषीय घाटा जो सबसे व्यापक होता है। तो अगर यहां से देखो 2020-21 से देख लो, ये सर्वाधिक पहुंच गया था 9.2 पर। कोविड काल का समय था, बहुत ज़्यादा बाहर से पैसा उठाना पड़ा था चीज़ों को पूर्ति करने के लिए, मजदूरों को देने के लिए, प्रवासी मजदूर घर लौट गए थे, उतनी कमाई नहीं हुई थी, जीएसटी वगैरह, तो सब पूरा करने के लिए। तो ये 9.2 था। 2021-22 में ये गया 6.7, 2022-23 में ये आया 6.4, 2023-24 में 5.6, 2024-25 का जो एस्टिमेट था 4.8, और 2025-26 में इसको एक्सपेक्टेड है 4.4। ऐसे चल रहा है। तो 9.2 एक बार पहुंच गया था ये 2020-21 में, ध्यान रखना। तो ये लगातार कम होता जा रहा है, इसकी प्रवृत्ति क्या हो रही है, फिस्कल डिफिसिट 2020-21 से हम लगातार कम कर रहे हैं। सेम हर चीज का होगा, सारी चीजें लगातार कम की जा रही हैं। दूसरा वाला जो है वो आपका रेवेन्यू डिफिसिट का है, राजस्व घाटे का है। ये भी 7.3 पहुंच गया था 2020-21 में। तो सर्वाधिक कब पहुंचा, शुरुआत में ये कम था, 2020-21 तक ये बढ़ा, ठीक है। 2020-21 में ये चीजें बढ़ी, अचानक से हाइट पे पहुंची, फिर लगातार कम हो रही है, ये ध्यान रखना। तो ये कितना था, 7.3 रेवेन्यू डिफिसिट, फिर 2021-22 में 4.4, फिर 2022-23 में 4.0, फिर 2023-24 में 2.6, और 2024-25 में 1.9, और 2025-26 में एक्सपेक्टेड है 1.5। आगे चलते हैं। तीसरा वाला जो हरा वाला है वो है आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट। सारी चीजें पहले अचानक से 2019-20 में हल्की बढ़ती हैं, ठीक है। 2019-20 में, क्योंकि 2020 में आपका कोरोना आ गया था, तो वो अचानक से थोड़ा बहुत चेंज हुआ, फिर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, ठीक। तो ये हल्का बढ़ता है, लेकिन 2021-20-21 में ये एकदम हाइट पर पहुंच जाता है, फिर धीमे धीमे कम होता है। तो ये प्रवृत्तियां आप लोग जान गए होंगे कि ये लगातार अब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सारे जितने भी घाटे हैं वो लगातार कम हो रहे हैं 2020-21 से। आगे चलते हैं। कर प्राप्तियों में रुझान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है आपका कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्लस कर जीडीपी अनुपात, एक तो किसका योगदान ज्यादा है, प्रत्यक्ष का कि अप्रत्यक्ष का। दूसरा पूछा जाता है कर जीडीपी अनुपात। इस ग्राफ के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। खास तौर से हम 2020-21 को ही लेंगे। 2000 ये पीला वाला जो है वो है प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, पीला। जो हरा वाला है वो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स, आईटी, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब पहले डायरेक्ट टैक्स जो आयकर, निगम कर, दोनों इसमें होते हैं, और जीएसटी इनडायरेक्ट में होता है, ठीक है। तो 4.8% ऑफ जीडीपी था क्या, डायरेक्ट, और 5.4% जीडीपी था इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट यानी कि जीएसटी मान लो, जीएसटी ज़्यादा था 2020-21 में, और ये वाला इनकम वाला कम था। फिर 2021-22 में आपका फिर से क्या हो गया, इनडायरेक्ट आपका कम हो गया, यानी कि जीएसटी आपका कम हो गया और डायरेक्ट वाला आपका ज़्यादा हो गया। ये हो गया 6 और ये हो गया 5.5%। फिर ये और ज़्यादा बढ़ गया 6.2, और ये और कम हो गया 5.1। फिर और ज़्यादा बढ़ा, लगातार बढ़ रहा है। जो लगातार आपके डायरेक्ट टैक्स हैं उनका जीडीपी में अनुपात लगातार बढ़ रहा है 2020-21 से। 2020-21 में डायरेक्ट टैक्स जो थे उनका योगदान कम था और इनडायरेक्ट का ज़्यादा था। इसके बाद से 2021-22 में ये परिस्थिति बदली
अब यहाँ पर क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्स का योगदान ज़्यादा हो गया और इनडायरेक्ट का कम हो गया। एक्चुअली डायरेक्ट टैक्स का योगदान जीडीपी में ज़्यादा होना चाहिए, ये बड़ा लाभकारी होता है। क्यों होता है, आप टैक्स दे रहे हो तो आपको पता है, आपको अनुभूति है उसकी कि हम टैक्स दे रहे हैं, तो आप ज़्यादा सजग रहते हो, ज़्यादा टैक्स का पैसा कहीं फालतू खर्च तो नहीं हो रहा है, इसमें आप ज़्यादा अवेयरनेस होती है। तो प्रत्यक्ष कर का योगदान ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब आगे चल के क्या हो रहा है, लगातार ये प्रत्यक्ष कर का योगदान बढ़ रहा है और अप्रत्यक्ष का कम हो रहा है। फिर क्या होगा, 6.6 हो जाएगा 2023-24 में, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5.1। दोनों को मिला के कर जीडीपी अनुपात निकलता है, 11.7 था। और ये 2 या 3 परीक्षाएं मैंने पिछले 1-1.5 साल में देखी है, कर जीडीपी अनुपात से क्वेश्चन उनमें लगातार आए हैं, ठीक है। ये फिर बढ़ा 6.9 और ये कम हुआ 4.9। अब ये फिर से बढ़ गया 7.1 और ये कितना हो गया 4.9। तो डायरेक्ट टैक्स कितना हो गया 7.1, इनडायरेक्ट टैक्स कितना हो गया 4.9% जीडीपी में योगदान। दोनों को मिला के होता है कर जीडीपी अनुपात, ये कितना हो गया 12%। भूलना मत, यहां से क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना है। आगे चलते हैं। एनएसओ, जैसा मैंने बोला पहले सीएसओ जीडीपी के आंकड़े जारी करता था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक और होता था एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये बेरोजगारी वगैरह के आंकड़े जारी करता था। अब इन दोनों को मर्ज करके एक ही बना दिया गया संस्थान, वो बन गया एनएसओ। तो सारे आंकड़े अब यही जारी करता है। तो इसके द्वारा जारी सूचना के आधार पर वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी का अनुमान कितना है, 356,97,923 करोड़ रुपए है। जो वित्त वर्ष 2024 के लिए संशोधित जो अनुमान है वो कितना था, 324,11,406 करोड़। ये अनुमान मेरे हिसाब से मार्केट प्राइस पर होना चाहिए, जो आपका डेटा था उसमें नहीं ऐसा कुछ लिखा था, लेकिन जीडीपी का अब अनुमान मार्केट प्राइस पर ही करते हैं, ठीक है। कुल वृद्धि दर अगर यहां से देखो आपकी तो 10.1% हो रही है, मार्केट प्राइस प्लस चालू कीमत, चालू वर्ष पर है, आधार वर्ष पर नहीं, ठीक है। दो चीजें हो गई, इसीलिए 10.1% का अनुमान दिखा रहा है, नहीं तो वैसे तो 6.3 या 4 की बात हो रही है। आगे चलते हैं। बजट में रुपया कहां कहां से आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा रुपया बजट में आता है वो है निगम कर, उससे भी ज्यादा कहां, व्यक्तिगत आयकर, पर्सनल इनकम टैक्स, इससे आ रहा है 22%, तो सबसे ज्यादा तो इससे आ रहा है। फिर सेकंड नंबर पर आ रहा है जीएसटी से, वस्तु और सेवा कर से, और ज्यादा देखो ये ऑर्डर थोड़ा सा अलग हो गया, उधारियां और अन्य देयताएं। मैंने ये बोला था पिछले वर्ष तो ये 36% था उधारियों का योगदान, तो उधारियां एवं अन्य देयताएं का कितना है, 24% योगदान है। सर्वाधिक पैसा यहां से आ रहा है, 15 लाख करोड़ अभी देखा हम लोगों ने, ठीक है। अभी सबका डेटा दे देंगे लाख करोड़ में, ये अभी बता ही दिया, उधारियों का जो भी फिजिकल डिफिसिट होता है वो उधारियां ही होती हैं, ठीक है। कर भिन्न प्राप्तियां 9% है। तो अगर इसका ऑर्डर जारी करो तो ऑर्डर क्या है, उधार, लोन। इसके बाद दूसरा है व्यक्तिगत आयकर, पर्सनल इनकम टैक्स, तीसरा है जीएसटी, और चौथा है फिर आपका निगम कर। ये इनका ऑर्डर है, इससे सबसे ज्यादा पैसा प्राप्त हो रहा है। फिर निगम कर कितना प्राप्त हुआ, ये देखिए आ गया डेटा, ये है 10,82,000 करोड़ रुपए निगम कर, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स इसे बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है आयकर, आयकर पर्सनल इनकम टैक्स, इससे कितना 14,38,000 करोड़, और जीएसटी से कितना है आपका 11,78,000 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान, ये अनुमान लगा। जीएसटी का मुझे लगता है कम लगाया, क्योंकि 1.5 लाख करोड़ तो ऑलरेडी जीएसटी हर साल दे ही रहा है। ये पैसा कहाँ जा रहा है, या तो फिर उसमें सारे जीएसटी हैं, एसजीएसटी भी है ना, आईजीएसटी भी है, जो दोनों बटेगा, इसीलिए ये कम दिख रहा है। आगे चलते हैं, क्योंकि जीएसटी तो किसी किसी महीने 2 लाख करोड़ के आंकड़े को भी टच किया है। अब बजट से रुपए कहाँ कहाँ खर्च होता है, 2025-26 के लिए कहाँ कहाँ खर्च होगा उस पर बात हो रही। राज्यों का कर और शुल्क में हिस्सा सबसे ज्यादा ये है 22%, यानी कि अगर 100 रुपये बजट में खर्च हो रहे हैं तो 22 रुपये यहाँ जाएंगे। उधारियों पर ब्याज भुगतान 20%, 12 लाख करोड़ का मैंने बताया ही था, ये जाएगा। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं,
केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं वो होती हैं जो संघ सूची के विषय में होती हैं, संघ सूची का विषय होता है। ऐसा जरूरी नहीं हो कि संघ सूची का ही विषय हो, है ना। जैसे अभी किसान सम्मान निधि है, तो कृषि किसका विषय है? राज्यों का है। लेकिन किसानों को क्या है? किसान सम्मान निधि केंद्र दे रहा है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, पूरा पैसा केंद्र खर्च करता है। लेकिन अधिकतर चीजों में संघ सूची का विषय होता है, उस पर योजनाएं होती हैं, और पूरा 100% पैसा कौन करता है? खर्च केंद्र खर्च करता है। तो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं रक्षा तथा बड़ी सब्सिडी को छोड़ के, बड़ी सब्सिडी मतलब खाद हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इनको छोड़कर 16% व्यय यहाँ पैसा खर्च हो रहा है। केंद्र प्रायोजित योजनाएं, प्रायोजित वो होती हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का परसेंटेज होता है। ठीक है, 2-3 टाइप के परसेंटेज होते हैं। एक होता है आपका 50-50 भी कहीं होता है, कहीं पे 60-40 होता है, कहीं 75-25 होता है, इस तरीके। ये राज्यों की बात हो रही। कुछ नॉर्थ ईस्ट के राज्य प्लस जम्मू कश्मीर लद्दाख, इनके लिए अलग है। जो आपके यूनियन टेरिटरी हैं उनके लिए 100% पैसा केंद्र ही देता है, क्योंकि वो तो केंद्र के उसमें आ गए। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में 90/10 होता है, केंद्र 90 देता है, बाकी 10। आ जाते हैं फिर से, रक्षा खर्च पर खर्च हो रहा है कितना? 8%। बड़ी सब्सिडियां जो है उस पर 6%, पेंशन पर 4%। इसलिए तो केंद्र अग्निवीर जैसी योजना लाई कि पेंशन पर खर्च कम हो जाए। प्रमुख मदों पर व्यय करोड़ रुपए में, किस किस पर? रक्षा पर। ये केवल रक्षा नहीं है, रक्षा में फिर रक्षा पेंशन जोड़ोगे तो रक्षा का जो बजट है ना बहुत आगे निकल जाएगा। तो रक्षा व्यय केवल डिफेंस के लिए व्यय है 4,91,732 करोड़। पेंशन व्यय जिसमें से रक्षा पेंशन भी होंगी वो है 2,76,618 करोड़। उर्वरक पर जो सब्सिडी देती है केंद्र सरकार वो है 1,67,887 करोड़। इस पर मैंने बताया था कि एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो केंद्र सरकार होती है सबसे ज्यादा सब्सिडी किस क्षेत्र में देती है ना, तो वो खाद्य सब्सिडी पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करती है। कितना है वो? 2,03,420 करोड़ रुपए। एक गरीब कल्याण अन्न योजना चल रही है ना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, इस योजना पर ही ये पूरा पैसा खर्च हो रहा है। क्योंकि केंद्र सरकार क्या कर रही है? 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त में क्या दे रही है? अनाज, 5 kg प्रति व्यक्ति के हिसाब से। तो इस तरीके से अगर दे रही तो इस पर खर्च हो रहा हो। ये योजना इन्होंने चलाई थी कोविड काल में, जब देखा कि अचानक से चुनाव जीतने लगे हैं तो योजना बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं इसका, और इससे इनको वोट भी मिल रहे हैं। शिक्षा पर कितना हो रहा है? अच्छा, पेट्रोलियम सब्सिडी देख लेते हैं, ये कम है, बहुत कम कर दी। पहले मिलती थी, फिर धीमे धीमे ये क्या डीबीटी लेके आ गए, उमंग योजना की डायरेक्ट आपके खाते में आएगी, फिर इन्होंने धीमे धीमे खत्म कर दी। अब ये कितनी है? डीजल पर मिलती थी, पेट्रोल पर मिलती थी, एलपीजी पर बहुत मिलती थी, अब तो ये पूरी खत्म है। 12,100 करोड़ रुपए केवल दिए हैं। शिक्षा पर अच्छा खासा पैसा खर्च हो रहा है, 1,28,650 करोड़। स्वास्थ्य पर 98,311 करोड़। गृह मंत्रालय पर 2,33,211 करोड़। सबसे इंपॉर्टेंट है ये नितिन गडकरी का मंत्रालय, 5,48,649 करोड़, सबसे ज्यादा डिफेंस के बाद। डिफेंस में तो जैसे पेंशन पे सर्वाधिक खर्च होता है, और इसके बाद वेतन, मतलब वेतन और पेंशन पर बहुत पैसा जाता है डिफेंस में। ठीक है, इतने कर्मचारी हैं, 13 लाख कर्मचारी हैं वहां पर, ठीक है, सेना में। लेकिन यहाँ पर जो पैसा खर्च हो रहा है वो तो सीधी पूंजीगत परिसंपत्ति बन रही है ना, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत सरकार ध्यान दे रही है, और इसके फायदे हमें दिखेंगे, अभी भी दिखने शुरू हो गए, आगे और ज्यादा दिखे। ग्रामीण विकास बीपीओ वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर कितना? 2,66,817 करोड़। आगे चलते हैं, ये देखो फिर से मैप फॉर्म में दे दिया है। मैप फॉर्म में क्या है? एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स, डिफेंस 4,91,732 करोड़, रूरल डेवलपमेंट वही है, पूरे डेटा वही है जो आंकड़े आपको ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। थोड़ा सा ऐसे रहता है कलर फॉर्म में, तो आप लोगों को पढ़ने में अच्छा लगता होगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर अटैच कर दिया। आगे चलते हैं, ये मंडी सचिव बैच की जानकारी। इसके बाद हम आ जाएंगे योजनाओं पर, किस योजना को कितना पैसा दिया है, पिछले साल कितना दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पहले बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत एडवर्टाइज की। जो लोग भी मंडी सचिव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ये बैच चल रहा है, बहुत तरीके से चल रहा है। जैसा मैंने बोला कि टोटल 26 टॉपिक्स में हमने विशेष सब्जेक्ट आपका डिवाइड किया था, जिसमें से आपके 12 टॉपिक बड़े हैं,
6 पर क्लास आ गई है, बजट पर आज आपकी आनी थी, लेकिन अभी बजट की तथ्यात्मक क्लास आई है। कल से कॉन्सेप्चुअल, मतलब नेक्स्ट क्लास कॉन्सेप्चुअल आएगी। सारी चीज़ें कंप्यूटर क्लासेज ऑलरेडी सारी दे दी गई, बिट टेस्ट यूपी स्पेशल भी दे दिया गया। आगे चल के क्लासेज आपकी जीएस पे भी दे दी जाएंगी और ऐसे ही कंप्लीट होगा। एक्सपेक्टेड है आपका कि 10 अप्रैल के पहले किसी भी हालत में एग्जाम हो जाएगा ये। तो आप लोग आराम से, जो भी लगता है जैसे कि वो मेंस देगा, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। लिमिटेड सीटें हमने इसकी रखी हुई हैं, सिर्फ 270 बच्चे लेने हैं। ऑलरेडी आपका 60 से 65% सीटें फिल हो चुकी हैं, ठीक है। फीस 1200 रुपये रखी इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पे लिमिटेड बच्चों को अलाउ करना है। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ज्वाइन कैसे करना है, जीएस रिवॉल्यूशन आप सर्च करोगे प्ले स्टोर पर, तो आपको ऐप मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करना, डाउनलोड करने के बाद ऐप के अंदर अलग से एक स्टोर ऑप्शन आएगा, उसमें जाओगे, सारे कोर्स मिल जाएंगे। सारे कोर्स में बीपीओ का भी कोर्स चल रहा है, वो भी ऑलमोस्ट पूरा हो गया है और सारी चीज़ें हो चुकी हैं वहाँ पर। जूनियर असिस्टेंट का चल रहा है, आरओ का चल रहा है, और सबसे बेस्ट कोर्स चल रहा है फॉरेस्ट गार्ड का। ये तो बनी बनाई नौकरी है, ठीक है। तो जो भी बैच आप ज्वाइन करना चाहो इसको ज्वाइन कर सकते हो और अपनी तैयारी कर सकते हो। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं योजना पर। किस योजना के लिए पिछले साल कितना आवंटन किया था और इस साल कितना। पहली है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, RKVY, है ना, आप लोगों को पता होगा। इसी का ही एक पार्ट था परंपरागत कृषि विकास योजना। अब उसको इन्होंने अलग कर दिया और राष्ट्रीय नेचुरल कृषि मिशन करके बना दिया। 6000 करोड़ रुपए पिछले साल दिए गए थे, इस बार दिए गए 8500 करोड़। मैंने योजना इसलिए रख दी कि केंद्र की जितनी इंपॉर्टेंट योजनाएं होती हैं वो ये अपने बजट में उसके लिए आवंटन दिखाते हैं, और आवंटन ज़्यादा भी होता है, प्लस वो बढ़ा रहे होते हैं आवंटन। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आवंटन देख के। अगर आवंटन नहीं भी याद है ना, आप केवल अंतर देख लो कि यहाँ बढ़ा रहे हैं यहाँ कम कर रहे हैं, तो कौन सी योजना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या है, प्लस सबके नाम पता चल जाएंगे। दूसरी है कृषोन्नति योजना। यहाँ पे थे 7106 करोड़ पिछले साल, इस बार है 8000 करोड़, ठीक है, सारे करोड़ में है, ऊपर लिख दिया गया करोड़ में। राष्ट्रीय आयुष मिशन 1046 करोड़ और 1275 करोड़। आयुष मिशन क्या है, आयुष आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी, ये सारी चीजें आती हैं इसमें, ठीक है। समग्र शिक्षा, इसके लिए 37,010 करोड़ थे, इस बार बढ़ा के कितने कर दिए गए, 41,250 करोड़। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, जो मिड डे मील थी ना उसी का नाम बदल दिया ना, ठीक है, पोषण शक्ति बना रहे हैं आप लोगों की। 10,000 करोड़ थे, अब इसका कितना कर दिया, 12,500 करोड़। फिर पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री, आप लोगों को पता होगा, जब इन्होंने देखा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया बढ़िया बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्कूल बना रहे हैं एकदम प्राइवेट टाइप के, तो इन्होंने बोला कि स्कूल का मॉडर्नाइजेशन हमें भी कराना पड़ेगा, हमें भी शिक्षा पर ध्यान देना होगा। तो इन्होंने क्या बोला, 14,500 जो स्कूल हैं देश भर के, उनको एकदम डिजिटलाइज किया जाएगा, बढ़िया वीआईपी सुविधाएं दी जाएंगी। उसके लिए पैसा इन्होंने पिछले साल जारी किया था 4500 करोड़, इस साल बढ़ा दिया है उसमें 7500 करोड़, सीधे 3000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। अगली है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके शॉर्ट फॉर्म भी लिखे हैं, तो जो अंग्रेजी वाले हैं वो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही याद करें, ऐसे ही देता है। यूपी ट्रिपल एस सी से ज़्यादा आशा ना रखें कि आपको बहुत वीआईपी समझेगा, यूपी ट्रिपल एस सी यही दे देगा, मत्स्य संपदा भी नहीं लिखेगा, PMMSY लिख देगा और पूछ लेगा कुछ भी। तो 1500 करोड़ थे, इस बार कितने कर दिए, 2465 करोड़। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PM-जय, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। बीमा मिलता है, 5 लाख का कवर मिलता है प्रति परिवार को मिलता है। लेकिन इसी में अब कर दिया गया इन्होंने कि जो बुजुर्ग कितने 70 वर्ष से ऊपर हों, एक बार इसको करेक्ट कर लेना, 70 ही वर्ष है वैसे तो, 70 वर्ष से ऊपर होंगे उनको क्या मिलेगा, उस बुजुर्ग अकेले को 5 लाख का बीमा मिलेगा, ठीक है, इसका विस्तार कर दिया। और इसमें बुजुर्ग की आय नहीं देखी जाएगी। जीवंत वाइब्रेंट ग्राम, है ना, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम चलाया था। ये वाइब्रेंट विलेज क्या है, जो भी सीमा पे स्थित गांव है, क्या है, सीमा पे गांव होते हैं, वहाँ पे विकास वगैरह कराया नहीं पिछली सरकारों ने, लोग भी कम रहते हैं और ये लोग बड़े धरोहर होते हैं, प्रथम लाइन ऑफ डिफेंस होती है जो गांव सीमा पे होते हैं। आप लोगों को पता हो कारगिल में ये लोग घुसे पड़े हुए थे 15-20 दिन से, और बताया किसने था, एक चरवाहे ने जो वहाँ का लोकल था। तो ये प्रथम लाइन ऑफ डिफेंस है, इसलिए यहाँ पे क्या है, काम कर रहा है इसी से, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के तहत। 209 करोड़ पहले दिए थे, अब कर दिए बढ़ा के कितने, 1056 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी,
13,670 करोड़, इसको बढ़ाया 19,794 करोड़। ये पिछले वर्ष का है, इस वर्ष का है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शहरी 1,500 करोड़ रुपए और 3,500 करोड़ बढ़ा के कर दिए 3,500 करोड़। अब बोलोगे इसको भी दिया, इसको भी दिया। एक्चुअली पुरानी योजना चल रही है, उससे अगर काम रह जाते हैं पेंडिंग, बहुत से काम शुरुआत ही नहीं हुए हैं, तो उनको कंप्लीट कराने के लिए पैसा देना पड़ेगा। फिर अमृत योजना, अमृत चलती है ना। अटल पूर्णोद्धार और शहरी परिवर्तन, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, 6,000 करोड़ थे, इसको बढ़ा के 10,000 करोड़ कर दिया गया। फिर स्वच्छ भारत मिशन शहरी, ये 2159 करोड़ थे, इसे बढ़ा के कितना 5,000 करोड़ किया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पता ही होगा, बहुत सारे थे, वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर, इस सबको इन्होंने मर्ज करके बनाया एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। 6621 करोड़ रुपए थे, इसे बढ़ा के क्या कर दिए 8260 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, इसके लिए 22,000, ये पिछली बार का ना ये कम दिख रहा था डेटा, तो पहले डेटा ज़्यादा था, पिछली बार ये खर्च, ये क्या है ना आपका वास्तविक है, तो खर्च पिछली बार बहुत कम हुआ इस पर, तो वो है। और इस बार कितने किए 67,000 करोड़ रुपये दिए इसको। इसका लिमिट भी इन्होंने शायद बढ़ा दिया है, अब कर दिया है 2028 तक इस योजना को, कि तब तक हम सबको दे देंगे, ठीक है, ऐसा कुछ है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 7,192 करोड़ थे, अब कितने उतने ही कर दिए, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा खर्च करने की जरूरत ही नहीं, इन्होंने देख लिया जो गाड़ियों का है, जो कचरा उठाने आते हैं, जो ले जाने आते हैं, जो भी खर्च हो रहा है उतना फिक्स है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 765 करोड़ रुपए थे, ये बीपीओ वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, ध्यान रखना। और इसके लिए बढ़ा के कितना कर दिया है 1,064 करोड़। बीपीओ वाले कमेंट सेक्शन में बताना किससे संबंधित है ये योजना है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, इसके तहत 4-5 योजनाएं चलती हैं, आप लोगों को पता हो, सारी पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, वेतन, विधवा पेंशन वगैरह है। तो इसमें कितना है 9,652 करोड़, उतने ही फिर से दिए। मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम, 86,000 करोड़ रुपए दिए थे, उतने ही फिर से दिए। इसकी बड़ी आलोचना की थी मोदी जी ने कि ये कांग्रेस के जो असफलता है ना उसके प्रतीक है मनरेगा, कि अभी भी हमें मजदूरी के लिए गारंटी देनी पड़ेगी लोगों को, ये इन्होंने ये विकास किया। लेकिन फाइनली इनकी सरकार भी अब 10 साल से ज़्यादा आ गई है और इसका बजट इन्हें बराबर बढ़ाना पड़ रहा है ना। तो राजनीतिक बातें कुछ और होती हैं और धरातल बातें कुछ अलग है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 14,500 करोड़ रुपए पिछले साल, और इस साल 19,000 करोड़। दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये सारी योजना बीपीओ वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। दीनदयाल डे NRLM और NULM भी है एक। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन 15,047 करोड़ रुपए पहले थे पिछले साल, इस बार 19,005 करोड़, काफी बढ़ाया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 32,426 करोड़ रुपए पिछले साल, इस बार बढ़ा के काफी बढ़ाए हैं 54,832 करोड़, 22,000 करोड़ के लगभग बढ़ाए हैं। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0, ये योजना 2.0 शुरू की है, आज के बजट में निर्मला सीतारमन ने घोषणा की थी, ठीक है। व्यापक ICDS आंगनबाड़ी सेवाएं, किशोरियों के लिए पोषण अभियान, अब इतना 2.0 व्यापक वगैरह लगाया, लेकिन पैसा ज़्यादा नहीं बढ़ाया है ना, 20,071 करोड़ थे पहले और 21,960 करोड़, इस प्रकार से देखो तो 1,900 करोड़ के लगभग पैसा इकट्ठा मतलब एक्स्ट्रा दिया है। आगे चलते हैं। अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रम PM वन बंधु कल्याण योजना है, 3630 करोड़ रुपए थे पहले और अब कितने हो गए 5582 करोड़। तो इतनी ज़्यादा जब फैक्चुअल चीज़ें हो ना, आप केवल देखो, समझो, दिमाग लगाओ और चीज़ों को कनेक्ट करो, कंपेयर करो, 2-4 बार करोगे ना याद हो जाती हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब डेटा से खेलते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इस चीज़ों करो, केवल शुरुआत से ही रटने की कोशिश मत करो। अगला है मिशन बात्सल, बाल संरक्षण सेवाएं और बाल कल्याण सेवाएं, 1,391 करोड़ पिछले साल दिए थे, इस साल दे दिए 1,500 करोड़। मिशन शक्ति महिला संरक्षण और सशक्तिकरण मिशन है, 1,451 करोड़ पहले दिए थे, 3,150 करोड़, ये वन स्टॉप सेंटर टाइप का है, ठीक है, यूपी में भी चलता है, तो ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि,
इसके लिए पैसा देते थे 60,000 करोड़ वैसे नॉर्मली, अब थोड़ा सा किसानों की संख्या बढ़ गई तो 63,500 करोड़ पिछली बार संशोधित थे, इस बार भी उतने ही दे दिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जैसा मैंने बोला कि जब योजना वाला डेटा उठाओगे तो दो, एक नेशनल हाईवेज के लिए, वो यहाँ पर नहीं लिखा मैंने, फिर से देख लो, वो कोई योजना नहीं है ना। नेशनल हाईवेज के लिए गवर्नमेंट खर्च करेगी 1,77,000 करोड़ के आसपास, ठीक है, ये लगभग डेटा बता दिया। तो ये इसमें भी कम है, जो सब सर्वाधिक खर्च हो रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 1,97,000 करोड़ 2024 में थे ये, 2024-25, और 2,03,000 करोड़ 2025-26 में। इसे बोलते हैं खाद्य सब्सिडी। मिशन मौसम है ना, एक ही कहता, अब सारी जानकारी मिलेगी, बहुत सारी चीजें ये बना रहे हैं। इसके तहत 671 करोड़ रुपए पिछले साल थे, इस साल बढ़ा के डबल कर दिए गए हैं, 1,329 करोड़। पीएम विश्वकर्मा योजना 4,000 करोड़ को बढ़ा के 5,100 करोड़ कर दिया गया। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कुसुम, पीएम कुसुम योजना, ठीक है, इसके तहत 2,525 करोड़ थे, अब 2,600 कर दिए। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इस साल की अगर कोई बड़ी योजना बोलो जो अनाउंस की गई है तो वो ये थी, पिछले साल की मतलब। इसमें क्या होगा, रूफटॉप टावर, मतलब रूफटॉप सोलर प्लांट आप लगवा सकते हो, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट तक के। कल के करंट अफेयर्स की क्लास में डिटेल में बताया था, तो दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। इसके लिए 1,11,000 करोड़ पहले थे, अब कितने हो गए, 20,000 करोड़। सांसद, संसद नहीं है यहाँ पर, सांसद कर लेना, सांसद सदस्य, अच्छा हाँ संसद सदस्य, ठीक है, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, है ना, एमपी लेड फंड होता है जो लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड। इसके लिए आपको पता है ना, 5 करोड़ तक का सालाना काम करा सकते हैं, डीएम के माध्यम से होता है। तो ये 2,948 करोड़ रुपए पिछले साल थे, केवल 4 करोड़ बढ़ा दिए, 39,900, ठीक है, 2900 नहीं है, 3952 करोड़। अगला है एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, EMRS, 4,749 करोड़ थे, इसको डबल कर दिया, देखो डबल के लगभग, 7,089 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर काम हो रहा है, सरकार ध्यान दे रही है, जो वंचित तबके महिलाओं पे ध्यान दे रही है, मिशन शक्ति वगैरह का बढ़ाया है बजट। इसके बाद जो खास तौर से एसटी समुदाय के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति, वनवासी जिसे बोलते हैं, उनके लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं ना। एक 79,000 करोड़ रुपए की एक योजना चलाई थी, उन्नत जनजीवन ऐसे करके कुछ थी, न्याय, ठीक है। खेलो इंडिया आखिरी है, 800 करोड़ थे, इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 1,000 करोड़। यहाँ पर आपका बजट का सारा डेटा, जैसे मैंने बोला है, समाप्त हो गया। मुझे नहीं लगता इससे बाहर जाने की जरूरत है। थोड़ा बहुत क्या करना है, अपना परसेंटेज अगर कैलकुलेशन करना है तो 2 सालों का दिया, थोड़ा ऊपर नीचे कर लेना हल्का सा, है ना। बाकी ये बीपीओ बैच है, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर सच में चाहते हैं कि सिलेक्शन हो तो वो यही बैच से ही होना है। फ्री क्लासेज पड़ी हैं, 4-6 देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। ये प्रोसेस है, फीस 299 है, ऐसे ज्वाइन करना। सेम बैच चल रहा है आपका जूनियर असिस्टेंट का और फॉरेस्ट गार्ड का, ठीक है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो जीएस रिवॉल्यूशन ऐप पर जाके। बाकी जो लोग भी जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है, तो वो जरूर अपने घर परिवार मित्रों के साथ शेयर करते रहें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।